गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज की वीडियो में हम क्लास 10 बिहार बोर्ड या एनसीईआरटी जो सीबीएसई बोर्ड का भी है, हिस्ट्री से एक्सरसाइज 3 का इंडो चाइना हिंद चीन में उपनिवेशवाद और राष्ट्रवाद के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। यह वीडियो मेरा लेक्चर का वीडियो होगा। इंडो चाइना अथवा हिंद चीन, जिसके अंतर्गत वियतनाम, अन्नाम, तोकिन और कोचीन चीन का, लाओस और कंबोडिया आते हैं। ये सभी फ्रांसीसी उपनिवेश में थे। अतः भारत के समान यहाँ भी राष्ट्रवाद का विकास औपनिवेशिक शासन और नीतियों के प्रतिक्रिया स्वरूप हुआ। यह स्थिति यूरोप से भिन्न थी। वियतनाम फ्रांसीसी आधिपत्य से 1945 में आज़ाद हुआ। लाओस और कंबोडिया बाद में स्वतंत्र हुए। हो ची मिन्ह की अध्यक्षता में वियतनाम लोकतांत्रिक गणराज्य की स्थापना की गई। वियतनाम 2 भागों में बटा हुआ था, उत्तरी वियतनाम और दक्षिणी वियतनाम। उत्तरी वियतनाम में हो ची मिन्ह के नेतृत्व में साम्यवादी शासन स्थापित हुआ, जबकि दक्षिण वियतनाम में बाओ दाई की प्रतिक्रियावादी निरंकुश सरकार बनी। उत्तरी और दक्षिणी वियतनाम में गृहयुद्ध आरंभ हो गया। राष्ट्रीयता की लहर पूरे हिंद चीन में व्याप्त हो गई। साम्यवादियों के बढ़ते प्रभाव से चिंतित होकर अमेरिका दक्षिण वियतनाम के पक्ष में युद्ध में सम्मिलित हो गया, क्योंकि अमेरिका शुरू से ही साम्यवादी का विरोधी था। उसने लाओस और कंबोडिया की राजनीति में भी हस्तक्षेप किया। लाओस और कंबोडिया पर भारत के संस्कृति कल्चर का आधिपत्य था, इसीलिए वियतनाम के पूर्ण भाग को इंडो चाइना कहा जाता है, क्योंकि लाओस और कंबोडिया इंडो अर्थात इंडिया के अधीन में थे और अन्नाम, तोकिन, कोचीन ये सभी चाइना के अधीन में थे। 30 अप्रैल 1975 को एकीकृत वियतनाम की स्थापना हुई। अमेरिका को युद्ध से अंततः हटना पड़ा था। हम लोग इस चैप्टर में हिंद चीन की पूरी संघर्ष के बारे में पढ़ेंगे, किस प्रकार वहाँ राष्ट्रवाद का विकास हुआ। दक्षिण पूर्व एशिया में हिंद चीन में फ्रांसीसी उपनिवेशवाद के अंतर्गत 5 प्रशासनिक और राजनीतिक इकाइयाँ कोचीन चीन, तोंगकिन, अन्नाम, लाओस और कंबोडिया थी। इन सबको मिलाकर फ्रेंच इंडो चाइना की स्थापना की गई। इस संपूर्ण भूभाग का क्षेत्रफल लगभग 2.80 लाख वर्ग किलोमीटर था। हिंद चीन की उत्तरी सीमा म्यांमार और चीन से सटी हुई थी। दक्षिण में चीन सागर था। 5 क्षेत्रों की अलग अलग भौगोलिक विशेषताएं थी। हिंद चीन की अर्थव्यवस्था का आधार कृषि एवं बागवानी थी। हिंद चीन की अर्थव्यवस्था का मुख्य आधार था कृषि और बागवानी। चावल की पैदावार सबसे अधिक होती थी, साथ ही चाय, रबर और कॉफ़ी जो कि व्यापारिक कृषि थी, नगद कृषि थी। हिंद चीन के उत्तरी भाग में टीन, लोहा, जस्ता जैसे खनिज पदार्थ भी प्रचुर मात्रा में उपलब्ध थे। वियतनाम पर चीनी का प्रभाव देखिए। ये सभी क्षेत्र फ्रांस के अधीन थे और इन पर फ्रांसीसी शासन व्यवस्था चलती थी, परंतु प्राचीन काल में इनमें राजनीतिक और प्रशासनिक विभिन्नता देखी जा सकती है। वियतनाम के तोंकिन और अन्नाम में चीनी प्रभाव प्रबल था। वहाँ की सभ्यता संस्कृति चीन से गहरे रूप से प्रभावित थे, जबकि लाओस और कंबोडिया पर भारतीय संस्कृति का प्रभाव था। 3री शताब्दी ईसा पूर्व में चीन वंश के सम्राट शी हुआंगटी ने तोंकिन पर अधिकार कर लिया था। अन्नाम पर भी चीनी प्रभाव थे। ये वस्तुतः चीन के करद राज्य थे। चीन वंश के बाद हान वंश के राजा वू ती ने इन पर अधिकार कर लिया। 3री शताब्दी से 9वीं शताब्दी तक ये राज्य चीन की अधीनता में रहे। इस अवधि में चीनी सभ्यता संस्कृति का प्रभाव बना रहा। कन्फ्यूशियस के दर्शन और ताओवाद का व्यापक प्रभाव यहाँ था। 15वीं शताब्दी में चीन के मिंग वंश के सम्राट युंगली ने पुनः वियतनाम पर अधिकार कर लिया और 19वीं शताब्दी में मंचू राजवंश का आधिपत्य स्थापित हुआ। वियतनाम के आरंभिक इतिहास की अब विशेषता थी कि जब भी चीनी साम्राज्य दुर्बल पड़ता था, तोंकिन और अन्नाम स्वतंत्र हो जाते, परंतु शक्तिशाली चीनी शासन में इन्हें चीन का आधिपत्य स्वीकार करना पड़ता था। लाओस, कंबोडिया में भारतीय प्रभाव। तोंकिन, अन्नाम में जहाँ चीनी सभ्यता का प्रभाव था, वहीं लाओस और कंबोडिया में भारतीय सभ्यता एवं संस्कृति का प्रभाव था।
भारतीय और चीनी प्रभाव के कारण ही यह संपूर्ण क्षेत्र इंडो चाइना अथवा हिंद चीन के नाम से जाना जाता है। क्वेश्चन यहाँ समझने वाली बात है, इन क्षेत्रों को इंडो चाइना क्यों कहा जाता है? तो लाओस कंबोडिया में भारतीय सभ्यता एवं संस्कृति का प्रभाव था, जबकि तोंकिन अन्नाम में चीनी सभ्यता का प्रभाव था। भारतीय और चीनी प्रभाव के कारण ही यह संपूर्ण क्षेत्र इंडो चाइना अथवा हिंद चीन के नाम से जाना जाता था। अन्नाम या चंपा राज्य की स्थापना, अन्नाम का ही नया नाम चंपा है, 2वीं शताब्दी में यहाँ हुई। यहाँ का विख्यात राजा श्रीमार थे। यहाँ से संस्कृत भाषा में लिपिबद्ध अनेक अभिलेख मिले हैं। चीन और कुंभज, जो कि कंबोडिया है, राज्य से चंपा का निरंतर संघर्ष होता रहता था। कुबलई खान के आक्रमण एवं इस्लाम धर्म के प्रसार ने इस राज्य को समाप्त कर दिया। चंपा में बौद्ध, शैव एवं वैष्णव धर्मों का विकास हुआ। अनेक मंदिर, विहार, स्तूप और मूर्तियाँ बनाई गई। जैसा आप जानते हैं कि 12वीं शताब्दी में राजा सूर्यवर्मा द्वितीय ने अंकोरवाट के विशाल एवं विश्वविख्यात विष्णु मंदिर का निर्माण करवाया। अंकोरवाट की मंदिर कहाँ है? कंबोडिया में। इसकी स्थापना किसने करवाई? राजा सूर्यवर्मा द्वितीय ने। 13वीं शताब्दी से यह राज्य पतोन्मुख हो गया, मतलब बिखरने लग गया। इंडो चाइना, जिसे हम हिंद चीन के नाम से जानते हैं, हिंद चीन। चीनी सभ्यता प्रभावित, तोंकिन, अन्नाम तथा भारतीय सभ्यता प्रभावित लाओस और कंबोडिया के सम्मिलित क्षेत्र को इंडो चाइना अथवा हिंद चीन कहा जाता है। अगर सवाल आए हिंद चीन से आप क्या समझते हैं, तो आप आराम से लिखिएगा। तोंकिन और अन्नाम जो चीनी प्रभावित क्षेत्र थे, लाओस और कंबोडिया जो भारतीय प्रभावित क्षेत्र थे, इन क्षेत्रों के सम्मिलित भाग को ही हिंद चीन कहा जाता है। अंकोर वाट का विशाल मंदिर, अंकोर वाट, जो कि कंबोडिया में है, कंबोडिया। अंकोर वाट का विष्णु मंदिर राजा सूर्यवर्मा द्वितीय ने बनवाया था। उत्तरी वियतनाम, वियतनाम 2 भागों में बटा हुआ था। उत्तरी वियतनाम में हो ची मिन्ह की अध्यक्षता में साम्यवादी सरकार की शासन स्थापित हुआ। उत्तरी वियतनाम में हो ची मिन्ह
हो ची मिन्ह की अध्यक्षता में साम्यवादी शासन था, जबकि दक्षिणी वियतनाम में बाओदाई की प्रतिक्रियावादी निरंकुश सरकार थी। 30 अप्रैल 1975 को एकीकृत वियतनाम की स्थापना हुई। वियतनाम 1945 ईस्वी में फ्रांसीसी आधिपत्य से आज़ाद हुआ। तीसरी शताब्दी, ये सब जो मैं पॉइंट दे रहा हूँ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के लिए इम्पोर्टेंट होंगे, इसे आप लोग याद कर लेंगे। तीसरी शताब्दी ईसा पूर्व में चीन वंश के सम्राट शी हुआंग-टी ने तोंगकिन पर अधिकार कर लिया था। हिंद चीन में फ्रांसीसी उपनिवेशवाद। दक्षिण पूर्व एशिया जो हिंद चीन में वियतनाम एक महत्वपूर्ण राष्ट्र था। आरंभ में यहाँ विभिन्न समुदायों के लोग निवास करते थे। वियतनाम समुद्री सिल्क रूट से जुड़ा हुआ था, इसलिए यहाँ व्यापार वाणिज्य का विकास हुआ। पुर्तगालियों द्वारा स्थापित फाइफो बंदरगाह के द्वारा यूरोपीय व्यापारिक कंपनियां वियतनाम में व्यापार करती थी। पुर्तगालियों द्वारा स्थापित फाइफो बंदरगाह के द्वारा यूरोपीय व्यापारिक कंपनियां वियतनाम में व्यापार करती थी। पुर्तगालियों द्वारा स्थापित फाइफो बंदरगाह के द्वारा यूरोपीय व्यापारिक कंपनियां वियतनाम में व्यापार करती थी। वास्को डी गामा 1498 ईस्वी में भारत आए, जो सर्वप्रथम पुर्तगाली थे। दक्षिण पूर्व एशिया हिंद चीन में प्रवेश करने वाले पहले यूरोपीय व्यापारी पुर्तगाली ही थे।
1510 ईस्वी में मलक्का को केंद्र बनाकर पुर्तगालियों ने हिंद चीन में व्यापारिक गतिविधियां आरंभ कर दी। 18वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में हिंद चीन की राजनीति में वे लोग दिलचस्पी लेने लगे। सबसे पहले अन्नाम के साथ राजनयिक संबंध बनाने का प्रयास किया। 1787 में कोचीन चीन और फ्रांस के बीच संधि हुई। फ्रांसीसी सहायता से कोचीन चीन का राजा अपने राज्य में हुए विद्रोह को दबाने में सफल हुआ। उस पर फ्रांसीसी प्रभाव बढ़ गया। इस समय से अन्नाम और कोचीन चीन में फ्रांसीसी धर्म प्रचारकों का प्रभाव भी बढ़ गया। अन्नाम वासियों ने फ्रांसीसी पादरियों की गतिविधियों का विरोध किया। अन्नाम में ईसाई विरोधी उग्र आंदोलन हुए। फ्रांस इससे क्रुद्ध हुआ। नेपोलियन तृतीय ने अन्नाम में एक नौसैनिक बेड़ा भेजा तथा 1862 में अन्नाम पर दबाव डालकर उसके साथ एक संधि की, जिसके अनुसार अन्नाम के 3 बंदरगाह फ्रांसीसी व्यापार के लिए खोल दिए गए। अन्नाम के कुछ क्षेत्र और हरजाना भी फ्रांस को मिला। अन्नाम ने फ्रांसीसी पादरियों के साथ अच्छा व्यवहार करने का भी आश्वासन दिया। इस समय से हिंद चीन में फ्रांसीसी आधिपत्य बढ़ गया। 1863 में कंबोडिया फ्रांस का संरक्षित राज्य बन गया। 1867 में कोचीन चीन में फ्रांसीसी उपनिवेश की स्थापना हुई। 1867 ईस्वी में कोचीन चीन में फ्रांसीसी उपनिवेश की स्थापना हुई। फ्रांस इतने से ही संतुष्ट नहीं था। वह हिंद चीन में अपना राजनीतिक प्रभाव बढ़ाने में लगा रहा। 1873 में फ्रांसीसी सेना ने तोंकीन में प्रवेश कर उसके कुछ क्षेत्र पर अधिकार कर लिया और 1874 ईस्वी और 1884 के मध्य अन्नाम पर दबाव डालकर फ्रांस ने अनेक व्यापारिक एवं राजनयिक सुविधाएं प्राप्त कर ली। 1884 में फ्रांस ने अन्नाम को अपना संरक्षित राज्य बना लिया। 1887 में कोचीन चीन, अन्नाम, तोंकीन, कंबोडिया और बाद में लाओस को भी सम्मिलित कर फ्रांस ने फ्रेंच इंडो चाइना की स्थापना किया। 1887 ईस्वी में कोचीन चीन, अन्नाम, तोंकीन, कंबोडिया और बाद में लाओस को सम्मिलित कर फ्रांस ने फ्रेंच इंडो चाइना की स्थापना किया। इस प्रकार 20वीं शताब्दी के आरंभ तक संपूर्ण इंडो चाइना फ्रांसीसी प्रभुत्व में आ गए। फ्रांसीसियों द्वारा हिंद चीन में उपनिवेश की स्थापना के निम्नलिखित कारण थे। नंबर 1 है आर्थिक कारण। आर्थिक कारण के अंतर्गत वियतनाम एक कृषि प्रधान देश था। यहाँ चावल और रबर का अधिक उत्पादन होता था। यहाँ व्यापार वाणिज्य के विकास की भी संभावनाएं थी। यहाँ विभिन्न प्रकार के खनिज पदार्थ भी उपलब्ध थे, जैसे कोयला, टीना, जस्ता, क्रोमियम, टंगस्टन। इनका उपयोग फ्रांसीसी उद्योगों के विकास में किया जाता था।
इसलिए आर्थिक कारण के उद्देश्य से फ्रांसीसियों ने हिंद चीन में अपना उपनिवेश बसाया। सेकंड है असभ्यों को सभ्य बनाने की नीति। असभ्यों को सभ्य बनाने की नीति। उपनिवेशों की स्थापना का दूसरा कारण अन्य यूरोपीय राष्ट्रों के समान फ्रांसीसी भी पिछड़ों एवं असभ्यों को सभ्य बनाना अपना दायित्व मानते थे। इसलिए फ्रांस भी औपनिवेशिक दौड़ में सम्मिलित हो गया और विश्व के अन्य क्षेत्रों में जाकर उपनिवेश बसाने लगा, उन असभ्यों को सभ्य बनाने का प्रयास करने लगा। नेक्स्ट पॉइंट है हिंद चीन में व्यापारिक सुरक्षा। हिंद चीन में व्यापारिक सुरक्षा। फ्रांस को डच एवं ब्रिटिश व्यापारिक कंपनियों की प्रतिस्पर्धा का सामना करना पड़ रहा था। भारत और चीन में अंग्रेज उन्हें पछाड़ते जा रहे थे। अतः व्यापारिक और आर्थिक दृष्टिकोण से हिंद चीन फ्रांसीसियों के लिए सुरक्षित था, क्योंकि यहाँ अंग्रेजी व्यापार और प्रभाव की कमी थी। साथ ही हिंद चीन से फ्रांसीसी भारत और चीन में अपने व्यापारिक हितों को सुरक्षा कर सकते थे। इसलिए फ्रांसीसियों ने हिंद चीन में अपना उपनिवेश बसाया। हिंद चीन में रहने वाले फ्रांसीसियों को कोलोन कहा जाता था। कोलोन कहा जाता था। यहाँ से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आता है कि कोलोन किन्हें कहा जाता है, तो हिंद चीन में रहने वाले फ्रांसीसियों को ही कोलोन कहा जाता था। नेक्स्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट है तोंकिन फ्री स्कूल। तोंकिन फ्री स्कूल 1907 ईस्वी में वियतनाम में तोंकिन फ्री स्कूल की स्थापना हुआ। इसका उद्देश्य वियतनामियों को पश्चिमी शिक्षा दिलाना था। सामान्य शिक्षा के अतिरिक्त विज्ञान, स्वच्छता तथा फ्रांसीसी भाषा की शिक्षा दी जाने लगी। इनके लिए अलग कक्षाओं की व्यवस्था की गई और फीस लिए गए। फी स्कूल में वियतनामियों को आधुनिक बनाने पर बल दिया गया। छात्रों को पश्चिमी शिक्षा के अतिरिक्त रहन सहन की यूरोपीय शैली अपनाने की भी शिक्षा दी गई। छात्रों को पश्चिमी वेशभूषा अपनाने को कहा गया। उनके पारंपरिक लंबे बाल के स्थान पर छोटे बाल रखने को कहा गया। बाल से संबंध एक बाल कटाई श्लोक की भी रचना की गई। इसमें छोटे बाल रखने, पश्चिमी तौर तरीके अपनाने और बेधड़क बोलने को कहा गया। स्कूलों में विरोध आरंभ हो गई। वियतनामियों ने शैक्षणिक व्यवस्था में परिवर्तन को आसानी से स्वीकार नहीं किया। औपनिवेशिक शिक्षा प्रणाली के विरोध में छात्रों और शिक्षकों ने विरोध प्रकट करना आरंभ कर दिया। फ्रांसीसियों का गुणगान करने वाली पुस्तकों और पाठ्यक्रमों के विरोध में आवाज़ें उठाई जाने लगी, कहीं खामोशी से तो कहीं मुखर रूप से।
बड़ी संख्या में छोटी कक्षाओं के लिए वियतनामी शिक्षकों की नियुक्ति से यह विरोध आसान हो गया। शिक्षक फ्रांसीसी किताबों में लिखी बातों को नज़रअंदाज कर उन्हें बदल कर दूसरी बात पढ़ाने लगे। वे फ्रांसीसी पुस्तकों की आलोचना भी करने लगे। विरोध का यह स्वर धीरे धीरे सशक्त आंदोलन में बदल गया। इस प्रकार राष्ट्रवादी विचारधारा का आरंभ शैक्षणिक संस्थाओं से हुआ। विद्रोह के स्वर पहली बार 1926 ईस्वी में साइगान के नेटिव गर्ल्स स्कूल में फूटे। अर्थात हम यह कह सकते हैं कि तोंकिन फ्री स्कूल ने इंडो चाइना में राष्ट्रवाद की भावना को डेवलप करने में, विकास करने में, उसको बढ़ावा देने में अहम भूमिका निभाई। साइगान के अतिरिक्त अन्य इलाकों में भी छात्र छात्राओं ने इस सरकारी नीति का विरोध किया। वियतनामियों को शिक्षा ही पूरी नहीं करने दी जाए जिससे वे सफ़ेदपोश नौकरियों के योग्य बन सकें। विद्यार्थियों में राष्ट्रवादी भावना पनपने लगी। वे अपने राष्ट्र के हित में काम करने और औपनिवेशिक शासन का विरोध करने को कटिबद्ध हो गए। उनमें राष्ट्रवाद की भावना पूरी तरह से पनपने लगी। सरकार ने हनोई विश्वविद्यालय बंद कर दिया। एक ओर सरकार शिक्षा पर नियंत्रण स्थापित कर वियतनामी सभ्यता संस्कृति को नष्ट कर अपना प्रभुत्व बनाए रखने का प्रयास कर रही थी, तो दूसरी ओर शिक्षा प्राप्त वियतनामी इस बात का प्रचार कर रहे थे कि औपनिवेशिक शासन में वियतनामियों ने क्या खोया था। फ्रांसीसियों ने न सिर्फ उनके देश पर अधिकार कर लिया था, बल्कि वे वियतनामी सभ्यता संस्कृति को नष्ट कर उनकी पहचान मिटा रहे थे, जैसे कि लंबे बाल की जगह छोटे बाल रखना, भाषा भी फ्रांसीसी पढ़ाई जाने लगी, रहन सहन, कला, संस्कृति, ज्ञान विज्ञान सब पश्चिमी सभ्यता का दे दिया गया। वहाँ विद्यालय उपनिवेशवाद के विरोध के केंद्र बन गए। औपनिवेशिक शिक्षा नीति का विरोध उपनिवेशवादी करने लगे, जो कि स्वतंत्रता आंदोलन का एक पार्ट बन गया, भाग बन गया। 1920 के दशक में उपनिवेशवाद का विरोध करने के लिए विद्यार्थियों ने राजनीतिक संगठन बनाने आरंभ कर दिए। यंग अन्नान दल की स्थापना की गई। विद्यार्थियों ने अन्नाज स्टूडेंट नामक पत्रिका भी स्थापित की, जिसमें राष्ट्रवाद और स्वतंत्रता संबंधी लेख लिखकर वियतनामियों को औपनिवेशिक शासन का विरोध करने की प्रेरणा दी गई। जॉन गुयेन आई ने अन्नामी दल की स्थापना की, जो उग्रवादी विचारधारा से प्रभावित था। जॉन गुयेन आई ने अन्नामी दल की स्थापना की, जो उग्रवादी विचारधारा से प्रभावित था। 1868 ईस्वी में ईसाईयत के विरुद्ध एक सशक्त आंदोलन हुआ जिसे स्कॉल्स रिवॉल्ट कहा जाता है। 1939 ईस्वी में हुआ हाओ आंदोलन आरंभ हुआ। हुआ हाओ आंदोलन कब हुआ? 1939 ईस्वी में, जो कि उपनिवेशवाद विरोधी आंदोलन था, जो कि उपनिवेशवाद विरोधी आंदोलन था। फ्रांसीसी उपनिवेशवाद का विरोध करते हुए राष्ट्रवादियों में
असमंजस की स्थिति थी। वे यह निर्णय नहीं कर पा रहे थे कि आधुनिकता के किस मापदंड को अपनाया जाए। क्या यह कार्य अपनी परंपराओं को छोड़कर किया जाए या पश्चिमी सभ्यता संस्कृति की ही नकल कर आधुनिक बना जाए। अनेक बुद्धिजीवियों को यह मानना था कि पश्चिमी सभ्यता संस्कृति के बढ़ते प्रभाव को रोकने के लिए वियतनाम की प्राचीन परंपराओं का पालन करना एवं उन्हें मजबूती देना आवश्यक है। अन्य लोग इससे भिन्न विचार रखते थे। कुछ लोगों का विचार था कि फ्रांसीसी शासन का विरोध करते हुए भी वियतनाम को पश्चिमी जगत की अच्छी बातों को ग्रहण करना चाहिए। उनके अनुसार राष्ट्रवाद के विकास के साथ साथ वियतनाम का आधुनिकीकरण भी होना चाहिए। फान बोई चाउ और फान चू त्रिन वियतनाम के दो महान राष्ट्रवादी थे, परंतु उनके विचार एक दूसरे के विपरीत थे। फान बोई चाउ पर कन्फ्यूशियसवाद का गहरा प्रभाव था। वे वियतनामी परंपराओं के नष्ट होने से दुखी थे। फ्रांसीसी सत्ता के वे विरोधी भी थे और इसे समाप्त करना चाहते थे। इसके लिए इन्होंने आंदोलन भी चलाया। आंदोलन चलाने के उद्देश्य से 1903 में उन्होंने एक दल का गठन किया जिसका नाम था रिवोल्यूशनरी सोसाइटी। 1903 ईस्वी में फान बोई चाउ ने रेवोल्यूशनरी सोसाइटी दल का गठन किया। इस दल ने उपनिवेशवाद विरोधी आंदोलन चलाया। इस आंदोलन के द्वारा फान बोई चाउ का प्रभाव वियतनाम में बढ़ गया। उनकी गणना देश के प्रमुख राष्ट्रवादी नेता के रूप में की जाने लगी। फान बोई चाउ पर चीन के सुधारक लियांग कीचाओ का गहरा प्रभाव था। उनसे प्रभावित होकर उनकी सलाह से ही 1905 ईस्वी में फान बोई चाउ ने द हिस्ट्री ऑफ द लॉस ऑफ वियतनाम नामक पुस्तक लिखी। इस पुस्तक का चीन और वियतनाम में व्यापक स्तर पर वेलकम हुआ, स्वागत किया गया। पुस्तक पर आधारित एक नाटक का मंचन भी हुआ। फान बोई चाउ ने इस पुस्तकों में दो मुद्दा उठाया। पहला था उपनिवेशवाद के कारण वियतनाम की संप्रभुता का समाप्त होना और दूसरा था चीन और वियतनाम के अभिजात वर्ग को एक सूत्र में बांधे रखने वाले सूत्र का टूटना। इस परिस्थिति पर फान बोई चाउ शोक प्रकट करते थे। वियतनाम की स्वतंत्रता के लिए वे राजशाही का समर्थन और सहयोग लेने के पक्षधर थे। उनका मानना था कि पहले हमें अपने देश को विदेशी शत्रुओं के चंगुल से बाहर निकालना होगा और स्वतंत्रता मिलने के बाद ही हम अन्य अधिकारों के बारे में बात कर सकते हैं। इस प्रकार उनका पहला उद्देश्य वियतनाम की स्वतंत्रता था। दूसरे राष्ट्रवादी थे जिनका नाम था फान चू त्रिन। ये एक ऐसे वियतनामी थे जो विख्यात राष्ट्रवादी थे, लेकिन इनका विचारधारा फान बोई चाउ से भिन्न था। वे राजतंत्रात्मक व्यवस्था के विरोधी थे। वियतनाम की स्वतंत्रता के लिए वे राजा की सहायता नहीं लेना चाहते थे, बल्कि राजतंत्र को उखाड़ फेंकना चाहते थे। उनकी आस्था गणतंत्रात्मक व्यवस्था में थी। स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद वे देश में लोकतांत्रिक गणराज्य की स्थापना और नागरिक अधिकारों की सुरक्षा चाहते थे। वे पश्चिमी जगत की लोकतंत्रात्मक व्यवस्था, विशेषतः फ्रांसीसी क्रांति के आदर्शों से प्रभावित थे। वे पश्चिमी सभ्यता को पूरी तरह अस्वीकार कर देने के पक्ष में भी नहीं थे। फ्रांसीसी क्रांति के आदर्शों से प्रभावित होते हुए भी उन्हें इस बात का दुख था कि फ्रांसीसी जिन आदर्शों को प्रचार करते थे स्वयं उनका पालन नहीं करते थे। वे चाहते थे कि फ्रांसीसी सरकार वियतनाम में वैधानिक और शैक्षणिक संस्थाओं की स्थापना करे। इसके अतिरिक्त वियतनाम के आर्थिक विकास के लिए कृषि एवं उद्योग धंधों
को भी विकसित किया जाए। 1911 ईस्वी में वियतनामी राष्ट्रवादियों को चीन से प्रेरणा मिली। सन्यात सेन के नेतृत्व में चलाए गए आंदोलन के कारण चीन में 1911 ईस्वी में क्रांति हुई, जिसके परिणाम स्वरूप चीन में मंचू राजवंश का शासन समाप्त कर गणतंत्र की स्थापना की गई। डॉक्टर सन्यात सेन के नेतृत्व में 1911 ईस्वी में चीन में एक आंदोलन हुआ जिसने मंचू राजवंश के शासन को उखाड़ फेंका और वहां गणतंत्र की स्थापना हुई। वियतनामी स्वतंत्रता के नेता हो ची मिन्ह थे। हो ची मिन्ह उनके आरंभिक जीवन के विषय में तो ज़्यादा जानकारी उपलब्ध नहीं है हमारे किताबों में, लेकिन उनका मूल नाम था न्गुयेन सिन्ह कुंग। हो ची मिन्ह का मूल नाम न्गुयेन सिन्ह कुंग था। वे न्गुयेन थान तथा न्गुयेन आई क्लोब के नाम से भी जाने जाते थे। उनका जन्म 19 मई 1890 को हुआ था। जन्म 19 मई 1890 ईस्वी को मध्य वियतनाम के एक गांव के गरीब परिवार में हुआ था। उन्होंने पेरिस और मास्को में शिक्षा ग्रहण की। शिक्षा पूरी करने के बाद उन्होंने अपना कुछ समय शिक्षक के रूप में व्यतीत किया। बाद में उन्होंने एक फ्रांसीसी जहाज में नौकरी की। वे मार्क्सवादी विचारधारा से प्रभावित थे। उनका मानना था कि संघर्ष के बिना वियतनाम को आज़ादी नहीं मिल सकती। फ्रांस में रहते हुए 1917 में उन्होंने वियतनामी साम्यवादियों का एक गुट बनाया। लेनिन द्वारा कॉमिंटर्न की स्थापना के बाद वे इसके सदस्य बन गए। उन्होंने लेनिन और अन्य कम्युनिस्ट नेताओं से मुलाकात की। यूरोप, थाईलैंड और चीन में उन्होंने लंबा समय बिताया। साम्यवाद से प्रेरित होकर 1925 में उन्होंने वियतनामी क्रांतिकारी दल का गठन किया। उन्नीस सौ 25 में उन्होंने वियतनामी क्रांतिकारी दल का गठन किया। फरवरी 1930 में हो ची मिन्ह ने वियतनाम के विभिन्न समूहों के राष्ट्रवादियों को एकजुट किया। स्वतंत्रता संघर्ष प्रभावशाली ढंग से चलाने लगे और 1930 ईस्वी में वियतनामी कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना की।
1930 में वियतनामी कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना की। 1943 ईस्वी में न्गुयेन सिन कुंग ने अपना नाम हो ची मिन्ह रख लिए। द्वितीय विश्व युद्ध की घटनाओं से वियतनाम पर गहरा प्रभाव पड़ा। 1939 में द्वितीय विश्व युद्ध प्रारंभ हो गई। 1940 में फ्रांस जर्मनी से पराजित हो गया। फ्रांस में जर्मनी की प्रभावशाली सरकार बनी। एक संधि के अनुसार जापान को हिंद चीन में सेना भेजने का अधिकार मिला। इससे जापान उत्साहित हुआ, उसे हिंद चीन में अपना प्रभाव बढ़ाने का अवसर मिला। द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान 1940 में जापान ने हिंद चीन पर अधिकार कर लिया। हिंद चीन में एक प्रकार का द्वैत शासन आरंभ हुआ। इसमें प्रशासनिक मुखौटा फ्रांस का था, परंतु वास्तविक शक्ति जापान के हाथों में थी। अतः वियतनामियों को अब एक ही साथ फ्रांसीसियों और जापानियों दोनों से स्वतंत्रता के लिए संघर्ष करना पड़ा। इस समय तक फ्रांसीसी दमन के बावजूद साम्यवादी दल का प्रभाव बना हुआ था। अतः हो ची मिन्ह के नेतृत्व में एक नए संगठन लीग फॉर द इंडिपेंडेंस ऑफ वियतनाम अथवा वियतमिन्ह की स्थापना हुई। इस संगठन ने जापानी आधिपत्य का जोरदार विरोध किया। वियतमिन्ह ने गुरिल्ला युद्ध का सहारा लेकर फ्रांसीसियों और जापानियों दोनों को परेशान कर दिया। 1945 तक वियतमिन्ह ने तोंकिन पर अधिकार कर लिया। 1944 में विश्व युद्ध की परिस्थितियां बदलने लगी। फ्रांस पर से जर्मनी का प्रभुत्व समाप्त हो गया। जापान द्वारा पर्ल हार्बर पर आक्रमण के बाद अमेरिका विश्व युद्ध में सम्मिलित हो गया। उसने जापान के हिरोशिमा और नागासाकी पर परमाणु बम गिराए, जिससे जापान की शक्ति कमजोर हो गई। अतः पोट्सडम की घोषणा के बाद जापान ने आत्मसमर्पण कर दिया। हिंद चीन ने अपनी सेना हटाने लगा। वापस लौटते समय जापानियों ने अन्नाम का शासन प्राचीन राजवंश के सम्राट बाओदाई को सौंप दिया। बाओदाई साम्यवादियों का सामना करने में असमर्थ था, इसलिए उसने अन्नाम के सम्राट का पद त्याग दिया। इससे वियतनामी गणराज्य की स्थापना का मार्ग प्रशस्त हो गया और सितंबर 1945 ईस्वी में वियतनाम लोकतांत्रिक गणराज्य की स्थापना की गई। सितंबर 1945 में वियतनाम लोकतांत्रिक गणराज्य की स्थापना की गई। आगे से साम्राज्यवादी फ्रांस के साथ हमारा कोई संबंध नहीं रहेगा, यह बात हो ची मिन्ह गणतंत्र के अध्यक्ष निर्वाचित हुए और ऐसा घोषणा किए। साइगान पर अपना प्रभाव स्थापित करने के बाद फ्रांस जो है वियतनामी गणतंत्र को समाप्त कर हिंद चीन में अपना आधिपत्य स्थापित करने का प्रयास करने लगा, परंतु यह युद्ध के बिना संभव नहीं था और फ्रांस युद्ध करना भी नहीं चाहता था। तो उसने 6 मार्च 1946 को फ्रांस और वियतनाम के बीच हनोई समझौता हुआ। इसके अनुसार फ्रांस ने वियतनामी गणराज्य को एक स्वतंत्र इकाई
के रूप में मान्यता प्रदान की। वियतनाम में वियतनामी गणराज्य संघ तथा हिंद चीन संघ को फ्रांसीसी महासंघ में सम्मिलित करने की बात मान लिया। वियतनाम गणराज्य के क्षेत्र को सीमा जनमत द्वारा निर्धारित की जानी थी। तोंकिन में फ्रांसीसी सेना को प्रवेश करने का अधिकार मिला। यह भी तय हुआ कि फ्रांस वियतनाम का संबंध सामान्य होने पर वार्ता के द्वारा यह तय किया जाएगा कि वियतनाम का अन्य विदेशी राज्यों से कैसा संबंध होगा। वियतनाम इस समझौते से संतुष्ट नहीं था, परंतु तत्कालीन परिस्थितियों को ध्यान में रखकर उसने इसे स्वीकार कर लिया। वियतनाम को आज़ादी तो मिल गई, गणतंत्र की स्थापना भी हो गई, परंतु संकट के बादल नहीं हटे थे। फ्रांसीसी आसानी से वियतनाम पर से अपना आधिपत्य हटाने को तैयार नहीं था। फ्रांस ने हनोई समझौता के बाद वियतनाम में साम्यवादियों का प्रभाव समाप्त करने का प्रयास किया। उन्होंने हनोई समझौते के कार्यान्वयन में भी अपने अलगाववादी नीति अपनाई। साथ ही उसने कोचिन चीन को वियतनाम से अलग कर वहाँ एक कठपुतली सरकार की स्थापना की। अन्नाम के पूर्व सम्राट बाओदाई को पेरिस से बुलाकर उसे शासन का भार दिया गया। हनोई समझौता टूट गया। सम्राट बाओदाई को अपने प्रभाव में लेकर उसके माध्यम से फ्रांसीसी अप्रत्यक्ष रूप से शासन करते रहे। फ्रांसीसी गणतंत्र को समाप्त करने की चेष्टा में लग गए। वियतमिन के सदस्यों के विरुद्ध फ्रांसीसियों ने मोर्चा खोल दिया। फ्रांसीसियों और वियतमिन के लड़ाकुओं में लंबी लड़ाई चली। वियतमिन ने छापामार युद्ध नीति अपनाई। वियतमिन के सदस्य भागकर पहाड़ी इलाकों में चले गए और फ्रांसीसी सेना से युद्ध जारी रखा। छापामार युद्ध द्वारा उन लोगों ने फ्रांसीसी सैनिकों को नाको चने चबा दिए। 1949 में हो ची मिन्ह ने चीनी जनवादी गणराज्य को अपना आदर्श स्वीकार कर वियतनामी गणराज्य को साम्यवादी बना दिया। इसके बाद 1950 में चीन और सोवियत संघ ने इस गणराज्य को मान्यता प्रदान की, उसे सैनिक सहायता भी दी। इससे इसकी स्थिति और सुदृढ़ हो गई। दूसरी ओर शीत युद्ध के कारण पूंजीवादी देश फ्रांस का समर्थन करने लगे। फलतः वियतनाम का प्रश्न अंतर्राष्ट्रीय एक मुद्दा बन गया। वियतमिन के सदस्य देशभक्ति की भावना से प्रेरित होकर युद्ध लड़ते रहे, छापामार युद्ध करते रहे। फ्रांसीसी सैनिकों का सीधा मुकाबला न कर उन लोगों ने छापामार युद्ध की नीति अपनाई। उन्हें जन समर्थन भी प्राप्त था। साथ ही चीन की कम्युनिस्ट सरकार ने भी वियतमिन लड़ाकुओं को अस्त्र शस्त्र सहायता किया। अंततः फ्रांसीसी बुरी तरह से पराजित हुए। और जब फ्रांस की पराजय के बाद वियतनाम का विभाजन, फ्रांस की पराजय के पश्चात वियतनाम का विभाजन हुआ। 1954 में जेनेवा में शांति वार्ता आरंभ हुई। 1954 के जेनेवा समझौता के द्वारा, इसका भी पॉइंट अगर बना लें आप तो अच्छा रहे। 1954 के जेनेवा समझौता 1954 के जेनेवा समझौता के द्वारा हिंद चीन के लाओस और कंबोडिया स्वतंत्र कर दिए गए। दोनों राज्यों में वैध राजतंत्र एवं संसदीय व्यवस्था भी लागू की गई। वियतनाम का विभाजन अस्थायी रूप से दो भागों में कर दिया गया। फर्स्ट था उत्तरी वियतनाम, सेकंड था दक्षिणी वियतनाम। 1956 ईस्वी में पूरे वियतनाम के लिए चुनाव करवाए जाएंगे। ऐसा दक्षिणी वियतनाम में बाओदाई की सरकार बनी थी और उत्तरी वियतनाम में था हो ची मिन्ह का सरकार। हनोई उत्तरी और साइगॉन दक्षिणी वियतनाम की राजधानी बनी। उत्तरी वियतनाम की राजधानी हनोई, उत्तरी वियतनाम की राजधानी हनोई और दक्षिणी वियतनाम की राजधानी साइगॉन बनी। 1956 में पूरे वियतनाम के लिए चुनाव करवाए जाएंगे, ऐसा घोषणा किया गया। ऐसा व्यवस्था की गई
जेनेवा समझौता के क्रियान्वयन के देखभाल के लिए 3 सदस्यीय अंतर्राष्ट्रीय आयोग का गठन भी किया गया। इसके सदस्य भारत, कनाडा और पोलैंड थे। इस विभाजन से ही हो ची मिन्ह को निराशा तो हुई, परंतु उन्हें विश्वास था कि चुनाव में कम्युनिस्टों की विजय होगी और पूरे वियतनाम में साम्यवादी शासन की स्थापना होगी। जेनेवा समझौता के बाद हिंदचीन की स्थिति सामान्य नहीं हुई। लाओस, कंबोडिया और वियतनाम में गृहयुद्ध आरंभ हो गए। इसने पूरे हिंदचीन में राजनीतिक अशांति ला दी, जिसका प्रभाव सामाजिक और आर्थिक जीवन पर व्यापक रूप से पड़ा। वियतनाम में गृहयुद्ध छिड़ने के कई कारण थे। वियतनाम में गृहयुद्ध के कारण वियतनाम में गृहयुद्ध के प्रमुख कारण बाओ दाई की अलोकप्रिय सरकार। बाओ दाई की अलोकप्रिय आने की निरंकुश अलोकप्रिय सरकार। सेकंड है डीएम ने अपनी सत्ता का विरोध करने वालों पर अत्याचार किए। डीएम द्वारा अपनी सत्ता का विरोध करने वालों पर अत्याचार किया जाना। डीएम एक धनी थे, कैथोलिक परिवार के थे, जबकि वियतनाम की अधिकांश जनता किसान थी और बौद्ध धर्म को मानने वाली थी। यह भी कारण बना। डीएम ने अध्यादेश 10 को नहीं हटाया। डीएम द्वारा अध्यादेश 10 को नहीं हटाना। डीएम एक कैथोलिक धनी थे, जबकि वियतनाम की अधिकांश जनता बौद्ध धर्म मानते थे, जो भी एक प्रमुख कारण बना वियतनाम में गृहयुद्ध का। 1960 में डीएम के अन्यायपूर्ण शासन के विरुद्ध नेशनल लिबरेशन फ्रंट की गठन हुई। 1963 ईस्वी में एक सैनिक विद्रोह के दौरान डीएम की हत्या कर दी गई। डीएम की हत्या कर वहाँ सैनिक तानाशाही आरंभ की गई। इन कारणों से दक्षिण वियतनाम अशांत हो गया और वहाँ गृहयुद्ध हो गए। इन कारणों से दक्षिण वियतनाम में गृहयुद्ध आरंभ हुए। इसी बीच उत्तरी वियतनाम में हो ची मिन्ह की सहायता से नेशनल लिबरेशन फ्रंट ने वियतनाम के एकीकरण के लिए प्रयास तेज कर दिए थे। 1954 से ही अमेरिकी सरकार दक्षिणी वियतनाम सरकार को आर्थिक और सैनिक सहायता दे रही थी। 1961 में अमेरिका ने शांति को खतरा नामक श्वेत पत्र जारी कर हो ची मिन्ह को इस गृहयुद्ध के लिए जिम्मेदार ठहराया। 1961 ईस्वी में
अमेरिका ने शांति को खतरा नामक श्वेत पत्र जारी कर, सरकारी पत्र होते थे श्वेत पत्र जारी कर हो ची मिन्ह को इस गृह युद्ध के लिए जिम्मेदार ठहराया। वियतनाम में युद्ध में राष्ट्रपति कैनेडी के शासनकाल से लेकर राष्ट्रपति निक्सन के शासनकाल तक अमेरिका ने भाग लिया। आरंभ में अमेरिकी सरकार ने दक्षिण वियतनाम में सिर्फ सैनिक सहायता भेजी। ऐसा भी सवाल आ सकता है, अमेरिका ने वियतनाम के दो राष्ट्रपति कैनेडी और निक्सन के शासनकाल के मध्य हस्तक्षेप करता रहा, सहायता भेजता रहा। साइगॉन में एक सैनिक कमान की स्थापना की गई, परंतु बाद में अमेरिका खुलकर युद्ध में भाग लेने लगा। 1965 में अमेरिका ने उत्तरी वियतनाम में हो ची मिन्ह और कम्युनिस्टों का प्रभाव कमजोर करने के लिए बम वर्षा भी किया। दक्षिणी वियतनाम में बड़ी संख्या में अमेरिकी सैनिक भी भेजे गए। वियतनामी युद्ध में अमेरिका ने अपनी निरंकुशता का परिचय दिया। गांव और नगरों पर हवाई जहाज से बम गिराए। एक अनुमान के अनुसार द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान जर्मनी पर जितने बम गिराए गए उससे अधिक बम अमेरिका ने उत्तरी वियतनाम में गिराए। B-52 बमवर्षक विमानों का उपयोग अमेरिका ने इस युद्ध में किया था। टैंकों और मशीन गनों का भी व्यवहार किया। खतरनाक नापाम, फास्फोरस बम और एजेंट ऑरेंज जैसे घातक रासायनिक हथियारों का भी व्यवहार युद्ध में किया गया। यहाँ से कभी कभी ऑब्जेक्टिव सवाल आते हैं, एजेंट ऑरेंज क्या है, फास्फोरस बम और नापाम, ये सबों ने अमेरिका ने वियतनाम युद्ध में प्रयोग किया था। नापाम रसायन में गैसोलीन मिला होता था। यह ज्वलनशील पदार्थ था तथा त्वचा से चिपक कर जलता रहता था। फास्फोरस बम में भी ज्वलनशील तत्व थे। एजेंट ऑरेंज खतरनाक जहर था जिन्हें ड्रमों में रखा जाता था और उन पर नारंगी रंग की पट्टियां बनी हुई थी, इसलिए इसे एजेंट ऑरेंज कहा जाता था। 1961 से 71 के बीच अमेरिका ने वियतनाम में 1 करोड़ गैलन से अधिक एजेंट ऑरेंज का छिड़काव किया। इसके प्रभाव से जंगल और खेत नष्ट हो गए तथा जन्मजात विकलांगता की समस्या उठ खड़ी हुई। हजारों निर्दोष नागरिक भी मारे गए, परंतु वियतनामियों ने हार नहीं मानी। युद्ध लंबा खींचता चला गया। धन जन की अपार क्षति हुई। विश्व में आर्थिक मंदी, आर्थिक संकट भी उत्पन्न हो गया। 1968 में युद्ध भयंकर रूप ले लिया और 1968 के दौरान माई ली एक हत्याकांड हुई जो शर्मनाक थी, जो इतिहास के पन्नों में काली अक्षरों में लिखी जाएगी। माई ली हत्याकांड, माई ली हत्याकांड। यह एक लोमहर्षक हत्याकांड थी। इसका टिप्पणी भी एग्जाम में आ सकता है, इसे आप ढंग से पढ़ लेंगे। 1968 ईस्वी में युद्ध के दौरान दक्षिण वियतनाम के एक गांव माई ली, गांव का नाम है माई ली, में लोमहर्षक मतलब बहुत ही अधिक दर्दनाक लोमहर्षक घटना घटी। अमेरिकी सेना ने अपनी पराजय की बौखलाहट में इस गांव पर आक्रमण कर दिया
आक्रमण कर दिया, पूरे गांव को घेर कर सभी पुरुषों को मार दिया। गांव को घेर कर गांव के सभी पुरुषों को मार दिया, सिर्फ एक बूढ़ा बच गए थे, मार दिया। स्त्रियों यहाँ तक कि बच्चों के साथ सामूहिक बलात्कार किया और उनकी हत्या कर दिया। स्त्रियों एवं छोटी बच्चियों के साथ सामूहिक बलात्कार कर हत्या कर दिया। इसके बाद पूरे गांव को आग लगा दिया। इसके बाद पूरे गांव को आग लगा दिया। हत्याकांड के बाद लाशों के ढेर में दबा एक वृद्ध व्यक्ति किसी प्रकार गांव से बाहर निकल सका। उसने अपनी आप बीती लोगों को सुनाई। समाचार पत्रों ने इस घटना का विवरण छापा। इससे अमेरिका के प्रति तीखी प्रतिक्रिया हुई तथा अमेरिकी प्रशासन की कटु आलोचना हुई। इस घटना का विवरण समाचार पत्रों में छपने पर अमेरिकी प्रशासन की कटु आलोचना हुई। हो ची मिन्ह भूल भुलैया मार्ग। उत्तर से दक्षिण वियतनाम तक सैनिक साजो सामान और रसद पहुंचाने के लिए वियत मिन्ह द्वारा हो ची मिन्ह भूल भुलैया मार्ग का सहारा लिया गया। यह मार्ग वियतनाम के बाहरी इलाकों में लाओस और कम्बोडिया होता हुआ उत्तरी वियतनाम से दक्षिणी वियतनाम तक पहुंचता था। यह भी कभी कभी एग्जाम में दे देता है कि हो ची मिन्ह भूल भुलैया मार्ग क्या है। हो ची मिन्ह भूल भुलैया मार्ग। हो ची मिन्ह भूल भुलैया मार्ग। यह मार्ग वियतनाम के बाहरी इलाकों में लाओस और कंबोडिया होता हुआ उत्तरी वियतनाम से दक्षिणी उत्तरी वियतनाम से दक्षिणी वियतनाम तक पहुंचता था। इस मार्ग की अनेक शाखाएं थी। उत्तरी वियतनाम से दक्षिणी वियतनाम पहुंचा जा सके। प्रति माह 20,000 उत्तरी वियतनाम के योद्धा इस मार्ग द्वारा दक्षिणी वियतनाम तक पहुंचते थे। इस मार्ग में स्थान स्थान पर विद्रोही वियतनामियों ने सैनिक छावनियां और युद्ध में घायलों की चिकित्सा के लिए चिकित्सालय बनवा रखे थे। इस मार्ग में सैनिक छावनी तथा घायलों के उपचार के लिए चिकित्सालय बने थे। इसी मार्ग द्वारा रसद और अन्य आवश्यक सामग्रियां भेजी जाती थी। ज़्यादातर सामानों की ढुलाई महिला कुली करती थी।
वे अपनी पीठों पर अथवा साइकिलों पर भारी वजन लेकर लंबी दूरी तक सामान पहुंचाती थी। अमेरिकी फौज इन मार्ग को बाधित करने के लिए इसे नष्ट करने का प्रयास किया। इस मार्ग पर बम भी बरसाए, परंतु वियतनामियों ने इस मार्ग को बनाए रखा। इसके क्षतिग्रस्त होते ही इसकी तत्काल मरम्मत कर ली जाती थी। अर्थात वियतनाम के स्वतंत्र होने में हो ची मिन्ह भूल भुलैया मार्ग ने अहम भूमिका निभाया। द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान जापान की पराजय के बाद फ्रांस ने लाओस पर अधिकार कर लिया। फ्रांसीसी आधिपत्य के दौरान लाओस के उत्तरी भाग में साम्यवादियों ने अपनी स्थिति मजबूत कर ली। साम्यवादियों ने उत्तरी लाओस के दो प्रांत फोंगसाली और होई फ्रांस में अपनी स्थिति सुदृढ़ कर ली। इसके बाद साम्यवादी शेष लाओस में अपना प्रभाव बढ़ाने का प्रयास करने लगे। लाओस की राजनीति वहाँ के राजवंश के 3 राजकुमार जो आपस में सौतेले भाई थे के इर्द गिर्द घूमती थी। वो 3 राजकुमार थे, सुबनफुमा, सुफुन्नाबोंग तथा फुमी नौसवान। सुबनफुमा तटस्थवादी था तो सुफुन्नाबोंग वामपंथी था। उसने पाथेट लाओ नामक सैन्य संगठन बनाया। सुफुन्नाबोंग ने फाथेट लाओ नामक सैन्य संगठन बनाया। लाओस में गृह युद्ध। सुफुन्ना बोंग ने पाथेट लाओ नामक सैन्य संगठन बनाया। फुमी नौसवान दक्षिणपंथी था। जेनेवा समझौते के बाद तीनों लाओस पर अपना आधिपत्य स्थापित करने के प्रयास में लग गए, जिससे लाओस में गृह युद्ध आरंभ हो गया। लाओस की राजनीति राजवंश के 3 राजकुमार, अर्थात हम लिख सकते हैं 3 राजकुमार सुबनफुमा, सुफुन्नाबोंग तथा फुमी नौसवान द्वारा लाओस में अपना आधिपत्य जमाने के प्रयास के कारण ही लाओस में गृह युद्ध आरंभ हुई। लाओस और वियतनाम के समान कंबोडिया भी शीत युद्ध का शिकार बना। अमेरिकी नीति के कारण यहाँ भी राजनीतिक अस्थिरता और युद्ध की स्थिति बनी रही। जिनेवा समझौता के बाद 1954 में कंबोडिया को स्वतंत्र राज्य के रूप में मान्यता प्राप्त हुई। जेनेवा समझौता के बाद 1954 में कंबोडिया को स्वतंत्र राज्य के रूप में मान्यता प्राप्त हुई। कंबोडिया में वैधानिक राजतंत्र की स्थापना की गई। शासनाध्यक्ष राजकुमार नोरोडोम सिहानुक बने। सिहानुक तटस्थवादी नीति का अनुसरण करने वाले थे। उन्होंने हिंद चीन में चल रहे वामपंथियों और दक्षिणपंथियों के संघर्ष से अपने को अलग रखा। अमेरिका की पहल पर स्थापित दक्षिण पूर्व एशिया सैन्य संगठन में वे सम्मिलित नहीं हुए और गुटनिरपेक्ष नीति अपनाई। अमेरिका को यह स्थिति स्वीकार नहीं था, इसलिए उसने थाईलैंड को उकसाकर कंबोडिया में अशांति फैलाने की कोशिश की। सिहानुक ने इसका विरोध किया
और 1963 में उन्होंने अमेरिकी सहायता लेने से इनकार कर दिया। अमेरिका इससे कुपित होकर गुस्से में आकर बदले की कार्रवाई में संलग्न हो गया और कंबोडिया में अमेरिका का हस्तक्षेप प्रारंभ हो गई। लेकिन सिहानुक चीन की ओर झुके हुए थे। इससे अमेरिका को कंबोडिया में हस्तक्षेप करने का अवसर मिला। 1965 में अमेरिका ने वियतनाम के साथ कंबोडिया के सीमावर्ती गांवों पर भी बमबारी करना आरंभ कर दिया। 1969 में अमेरिकी जहाज़ों ने जहरीली दवा की बारिश कर हजारों एकड़ रबर की फसल नष्ट कर दिया। कंबोडिया को भारी आर्थिक क्षति पहुंचाई गई। कंबोडिया ने अमेरिका से क्षतिपूर्ति की मांग की, साथ ही उसने साम्यवादी पूर्वी जर्मनी से संबंध बढ़ाने आरंभ कर दिए। सिहानुक की गतिविधियों ने अमेरिका को सचेत कर दिया। वह कंबोडिया में साम्यवादी प्रभाव बढ़ने देना नहीं चाहता था। उसने आरोप लगाया कि सिहानुक की तटस्थता और गुटनिरपेक्षता की नीति एक मात्र दिखावा है। वह साम्यवादियों के प्रभाव में था। इस बीच उत्तरी वियतनामियों ने दक्षिणी वियतनाम पहुंचने के लिए कंबोडिया का मार्ग चुना। 1970 ईस्वी में सिहानुक अपने इलाज के लिए जब पेरिस गए, इसका लाभ उठाकर दक्षिण पंथियों ने उत्तरी वियतनाम के दूतावास के समक्ष प्रदर्शन करने लगा। मार्च 1970 में कंबोडियाई राष्ट्रीय संसद ने अमेरिका के दबाव में सिहानुक को पदच्युत कर दिया। अब जनरल लोन नोल के नेतृत्व में अमेरिका समर्थित दक्षिणपंथी सरकार बनी। जिस समय घटना की सूचना सिहानुक को मिला, वे पेकिंग में थे। उन्होंने पेकिंग में अपनी सरकार गठित की। उन्होंने लोन नोल की सरकार को अवैध घोषित कर उसे बर्खास्त कर दिया तथा संसद को भंग कर दिया। उन्होंने जनता से अपील की कि वह उनका साथ दे। प्रत्युत्तर में लोन नोल ने राजकुमार और उनके परिवार के सदस्यों के कंबोडिया में प्रवेश पर रोक लगा दिया। उनके समर्थकों को प्रशासन से अलग कर दिया। इधर सिहानुक ने उत्तरी वियतनाम की सहायता से युद्ध आरंभ कर दिया। उन्हें चीन का भी समर्थन मिला। युद्ध में सिहानुक की विजयी सेना राजधानी नोम पेन की ओर बढ़ी। चिंतित होकर अमेरिकी राष्ट्रपति निक्सन ने युद्ध में हस्तक्षेप किया। यद्यपि उनकी नीति का अमेरिका में विरोध हुआ, निक्सन ने अमेरिकी सेना कंबोडिया में भेज दी। इससे युद्ध भयानक हो गया। बाद में समझौता का प्रयास किया गया। कंबोडिया में अमेरिकी हस्तक्षेप के बाद चीनी हस्तक्षेप भी अवश्य संभावी बन गया। इससे विश्व शांति को खतरा उत्पन्न हुआ। अमेरिकी जनता के दबाव में निक्सन ने अमेरिकी सेना की वापसी की घोषणा की, लेकिन दक्षिण वियतनाम कंबोडिया से अपनी सेना हटाने को तैयार नहीं हुआ। इससे स्थिति गंभीर बनी रही। समस्या के समाधान के लिए 1970 में जकार्ता सम्मेलन, जिसमें 11 एशियाई देश सम्मिलित हुए थे, इससे कूटनीतिक वार्ता का मार्ग तो प्रशस्त हुआ, परंतु कंबोडिया की स्थिति में परिवर्तन नहीं आया। अमेरिका इसे दूसरा वियतनाम बनाने पर तुला हुआ था। अतः लूटमार, हत्या, बमबरसा, युद्ध का दौर चलता रहा। 9 अक्टूबर 1970 को कंबोडिया को गणराज्य घोषित किया गया, परंतु युद्ध नहीं रुका। सिहानुक और लोन नोल की सेना में संघर्ष जारी रहा। मार्च 1975 में निर्णायक युद्ध हुआ। सिहानुक की लाल खमेर सेना ने राजधानी नोम पेन पर अधिकार कर लिया। 1975 ईस्वी में सिहानुक की लाल खमेर सेना ने राजधानी नोम पेन, दक्षिणी वियतनाम की राजधानी थी कंबोडिया, नोम पेन पर अधिकार कर लिया। लोन नोल कंबोडिया से भागकर अमेरिका चला गया। अक्टूबर 1975 में सिहानुक स्वदेश वापस लौटे और वे पुनः राष्ट्राध्यक्ष बने। इस प्रकार कंबोडिया में खूनी संघर्ष समाप्त हो गया और 1975 में कंबोडिया का नाम बदलकर कंपूचिया कर दिया गया। 1975 ईस्वी में कंबोडिया का नाम बदलकर कंपूचिया कर दिया गया। 1978 में सिहानुक ने राजनीति से संन्यास ले लिया। अब ख्यू सम्फान के हाथों में सत्ता आ गई। उनके शासनकाल में पोल पोट ने सत्ता पर कब्जा जमा लिया। उसने मार्क्सवादी विचारधारा अपनाई और आतंक का राज्य कंपूचिया में आरंभ किया। हजारों निर्दोष लोगों को मौत के घाट उतार दिया गया। कंपूचिया की बड़ी आबादी वियतनाम और थाईलैंड भाग गए। कंपूचियाई नीति के विरुद्ध प्रतिक्रिया हुई। 19
79 में हेंग सामरिन ने राष्ट्रीय संयुक्त मोर्चा का गठन कर खिऊ सम्फान और पोलपोट की सेना को पराजित कर राजधानी नोम पेन पर अधिकार कर लिया। नई सरकार ने उदारवादी नीति अपनाई और अर्थव्यवस्था को सुदृढ़ करने का प्रयास किया। इस प्रकार अमेरिकी नीति कंपुचिया में विफल हो गई। साम्यवादी प्रभाव नहीं रोका जा सका। अमेरिका दो साम्यवादी देश चीन और रूस को आमने सामने लाने में अवश्य सफल हुआ। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में।